नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां खनन माफिया के हौसले है बुलंद, दिन रात हो रहा अवैध खनन। आगे चर्चा करेंगे पालघर की, जहां सड़क हादसों में तेजी से हो रहा इजाफा। साथ ही बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां सीएम फ्लाइंग की छापेमारी में 7 कर्मचारी मिले गैर हाजिर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से है, जहां कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र के गांव नेपलापुर के गणेश शंकर दुबे को गुरु दक्षिणा देने के लिए राम स्वरूपाचार्य महाराज कामतानाथ के महंत चित्रकूट धाम से उनके घर पहुंचे, जहां पर भक्तगणों ने उनके पैर धोकर उनको सिंहासन पर विराजमान कर फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। संत गुरु स्वरूपाचार्य महाराज ने मीडिया को बताया कि औरैया की दिबियापुर के विष्णु धाम नूतन मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। आज गणेश शंकर दुबे जी अपने गांव नेपलापुर बुलाकर गुरु दक्षिणा समारोह का आयोजन किया है। उक्त कार्यक्रम में मोहित कुमार उर्फ निर्मल पांडे, विमल पांडे, अशोक शुक्ला, पप्पू दुबे सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सेंगर, मीडिया अधिकार मंच भारत मौजूद रहे, जिन्होंने गुरुजी को भगवान राम दरबार प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए उनको सम्मानित कर शुभाशीष प्राप्त किया। महात्मा जी, आज कानपुर देहात के ग्राम नेपलापुर में आपका आगमन हुआ है। किस कार्यक्रम को लेकर के आपका आगमन हुआ है और अपने जो भक्तगण हैं इनको क्या शुभ आशीर्वाद देना चाहेंगे? नेपलापुर ग्राम एक संस्कारित ग्राम है, क्योंकि जहाँ संत जाते हैं और जहाँ लोग संतों को बुलाते हैं वह लोग जो है धार्मिक होते हैं, और जिस गांव में जाते हैं वो गांव संस्कारित गांव होता है। इसलिए इस ग्राम को मैं संस्कारित ग्राम कहूँगा। पंडित गणेश शंकर दुबे के आवास पर दीक्षांत समारोह है। दीक्षा समारोह में मैं आया हूँ इनको दीक्षा देने के लिए। इनकी श्रद्धा बहुत वर्षों से मेरे प्रति कि महाराज जी को गांव में बुला करके ही मंत्र लेंगे। तो विष्णु धाम जो नूतन मंदिर बना हुआ है, ये उमेश ओरवाल जी के सौजन्य से बना है, विष्णु धाम दिबियापुर में। उसमें विष्णु यज्ञ चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, मेरी राम कथा। तो मैं इस समय प्रवास दिबियापुर में कर रहा हूँ। विष्णु धाम में ही मेरी राम कथा चल रही है। वहीं से मैं आया हूँ, इस ग्राम के लोगों को आशीर्वाद देने आया हूँ, पंडित गणेश शंकर जी को दीक्षा देने आया हूँ। पूरे ग्राम का मंगल हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। और कानपुर देहात पड़ता है ये जिला, है ना, कानपुर देहात के नाम से है ना। तो कानपुर देहात निश्चित रूप से यहाँ के इस ग्राम के लोग और क्षेत्र के लोग धार्मिक लोग हैं और संतों से बहुत आस्था रखते हैं। कामतानाथ भगवान के प्रति इनकी बड़ी आस्था निष्ठा है। प्रति अमावस को हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कामतानाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा। और मैं कामदगिरि पीठाधीश्वर हूँ, कामतानाथ पीठ का पीठाधीश्वर। इसलिए कामतानाथ जी ने ही इन भक्तों के ऊपर कृपा की है और मुझे प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेज दिया है। मुझे कामतानाथ। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं और प्रशासन खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने से कतराती नजर आ रही है। ताजा मामला बरसटी थाना क्षेत्र के सरसरा गांव से सामने आया है। सरकारी जमीन पर जेसीबी लगाकर खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन करके मिट्टी बेचकर मोटी रकम कमा रहे हैं। अवैध खनन पर ग्राम प्रधान पूरी तरह से मौन है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान पर खनन माफियाओं के साथ साठगांठ होने की बात कह रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने अवैध खनन को बंद करा दिया है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि खनन माफियाओं पर कार्यवाही हो। जी, क्या नाम है सर आपका? अजय पाल, सरसरा लेखपाल। अच्छा। हमको सूचना मिली गांव वालों द्वारा कि बंजर खाते की ज़मीन पे जीसीबी चल रही थी, जो मैं मौके पर जाके उसको रोक दिया। जी, कि किस गांव में? सरसरा खाते। किस खाते की ज़मीन है वो? बंजर खाते की। बंजर खाते। उसका क्या नंबर है सर? 676, 677, 678। अच्छा। तो मौके पे कार रुका हुआ है? हाँ, रुक गया। ठीक। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनुपम मौर्य की रिपोर्ट। खबर पालघर से है, जहां हाल के दिनों में सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है। कासा सयावन हाईवे के बीच धर्मपुर पावर इस सड़क पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र है और यहां हमेशा बड़े हादसे होते रहते हैं। उस हादसे में अब तक कई वाहन चालकों की मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया,
जहां रात के समय कासा होते हुए मुंबई अहमदाबाद हाईवे की ओर जा रहा आयशर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची कासा पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहां सवाल उठता है कि ये नियमित दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है और इस खतरनाक क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी निर्माण विभाग दहानू द्वारा कोई विशेष उपाय नहीं किया गया है। रेडियम बैंड भी नहीं पाया गया है। साथ ही टर्निंग एरिया में सेफ्टी गार्ड की व्यवस्था नहीं होने से कई वाहन चालक भ्रमित हो जाते हैं और इस स्थान पर हमेशा बड़े हादसे होते रहते हैं। क्या अब इस ओर विशेष ध्यान देगा पीडब्ल्यूडी विभाग पालगढ़ दहानू और क्या वे इस स्थान पर दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय करेंगे? ऐसे में कई बार इन मीडिया द्वारा ऐसे हादसों की खबरें छापी जाती हैं। हालांकि सार्वजनिक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग दहानू जानबूझकर अनदेखी किए जाने की तस्वीर साफ हो रही है। पालघर से सी न्यूज संवाददाता महेश भोई की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां मुख्यमंत्री ज्ञापन पदयात्रा की शुरुआत कमांडो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अरुण गौतम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का अंतिम छोर ग्राम पंचायत ककराहा के आदिवासी टोला पथरा से किया गया। अब तक इस पदयात्रा में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। बता दें कि ये ज्ञापन कमांडो सेना के नेतृत्व में दिनांक 9 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देकर 10 सूत्री मांगों को लेकर दिया जाएगा। इस पदयात्रा में सभी किसान मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 10 सूत्री मांगों को रखेंगे। आपका ये पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? पद यात्रा देखिए ऐसा है कि हमने आज मैंने ज्ञापन दिया था कि 7 जून से 9 जून तक पद यात्रा करेंगे। 9 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन चौथर कोलगढ़ी में आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ जो जितने भी किसान हैं ककराहा से लेकर के चाक घाट और आपका पड़री डी तक, ये जितने भी किसान हैं सभी किसान जुड़ते जाएंगे और हम लोग 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 10 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन देंगे। पहला मांग हमारा है रायपुर को तहसील बनाना, दूसरा मांग हमारा है चौरा घाट का काम चालू करवाना, तीसरा मांग है नहर का काम जो 2012 से कागजों में बना हुआ है चल रहा है वो ग्राउंड पर चले, वो निर्माण हो। और जो पाँचवा मांग हमारा है, तो पाँचवा मांग हमारा है जो पावर हाउस है जिसके लिए मैं 5 महीने 10 दिन केंद्रीय जेल रीवा में बंद था, वह उस पावर हाउस का भूमि पूजन जरूर हुआ है लेकिन अभी ग्राउंड में काम चालू नहीं है, उसको भी ग्राउंड में काम वो चालू कराया जाए। और जो हमारा छठा मांग है हमारा जो रायपुर बंदोबस्त 2014 में हुआ था उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसके कारण किसान आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आए दिन विवाद हो रहा है। वह जो बंदोबस्त है उस नक्शे में सुधार कराया जाए। और जो हमारा 7वां मांग हमारा है कि जो चाक घाट ओवर ब्रिज, जो चाक घाट मंदिर चौराहा है उसमें ब्रिज बनाया जाए। और हमारा 8वां मांग है कि जो शरुई ग्राम पंचायत है पश्चिमी क्षेत्र का, गढ़ी आपका शोहरवा और घटेहा ये सब पटाहटे आते हैं, वहाँ पर एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए। और जो हमारा 10वां मांग है वहाँ पर भी 2 पावर हाउस जो गढ़ी और इटौरी में सेंक्शन है उस पर काम चालू कराया जाए। ये हम लोग रात भर आंदोलन करें, रात भर, चूँकि दिन में धूप ज़्यादा है तो सभी लोग कोई बीमार न पड़ने पाए, इसलिए हम लोग पद यात्रा रात को 12 से 1 बजे तक करेंगे। इसके बाद गुदामा में आज रात को हम लोगों का हाल्टिंग। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां बिजली उपभोक्ताओं से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जिला रेवाड़ी के नाहर स्थित बिजली निगम के कार्यालय पर गुरुवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने छापेमारी की, जिस दौरान 10 में से 7 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। कार्यालय में जेई, लाइनमैन और अन्य कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी थी। सीएम फ्लाइंग की कार्यवाही के बाद निगम के कार्यालय में हड़कंप मच गया। दरअसल सीएम फ्लाइंग को बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें मिल रही थी कि गांव नाहड़ स्थित बिजली निगम के सब स्टेशन पर बने कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी नदारत रहते हैं, जिससे वहां पर काम करने के लिए पहुंचने वाले आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुरुवार को सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सुनील कुमार व सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में छापा मारा गया। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों की लेट लतीफी पर कार्यवाही लगातार चल रही है।
उन्होंने बताया कि गैर हाजिर पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजी जाती है, जिससे उन पर कार्यवाही हो सके। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज नाहड़ जो सब डिविजनल बिजली बोर्ड का जो कार्यालय है DHBBN का, तो वहाँ पे जब सुबह जो हाजिरी चेक की गई तो उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब भी साथ थे। तो 9 कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे जो तैनात हैं उनमें से सिर्फ 2 उपस्थित मिले टाइम का जो हाजिर रहते 9:25 के आसपास, और बाकी 7 लोग जो थे वो लेट मिले या है अनुपस्थित मिले। और जो SDO साहब थे उनके बारे में पता चला वो सरकारी कार्य से बाहर गए हुए हैं। तो इन सब जो पूरी कार्रवाई है इसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है ताकि उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां नगर परिषद के द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास वेंडिंग जोन बनकर तैयार कर लिया गया है। फिलहाल यहां 32 वेंडरों के लिए दुकान आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए नगर परिषद के द्वारा विज्ञापन निकाल दिया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने बताया कि शहर में 3 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास वेंडिंग जोन बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा किया गया है। TOP 1 और काली पहाड़ी के पास वेंडिंग जोन बन रहा है। तीनों जगहों पर वेंडिंग जोन शुरू होने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास बने वेंडिंग जोन के लिए वैसे वेंडरों को दुकान आवंटित किया जाएगा जिनका नगर परिषद से रजिस्ट्रेशन है और उन्हें सर्टिफिकेट मिला है। उन्हें नए वेंडरों को नगर परिषद में संपर्क करने की बात कही है। वेंडिंग जोन बन करके हमारा एक यूनिट तैयार हो चुका है आपको स्टेडियम के पास, और वो प्रक्रिया में है। हमने विज्ञापन उसका निकाल दिया है। इसमें ऐसे वेंडर्स अप्लाई करेंगे जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है और हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है, उनका ID कार्ड है, ये दोनों लेकर के आवेदन करेंगे। 32 स्टॉल का भी आवंटन होना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास। नए वेंडरों की क्या प्रक्रिया होगी? नए दो यूनिट और हमारे बन रहे हैं, जो TOP के पास एक बन रहा है, दूसरा काली पहाड़ी पर बन रहा है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसका भी आवंटन हम लोग करवाएंगे। नए वेंडर्स यदि जोड़ना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय से संपर्क करें, वो आवेदन दें, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में आवंटन होगा वेंडिंग जोन का, उसमें स्टॉल का जो आवंटन होगा वो ऐसे लोगों के बीच ही होगा जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है और जिनका ID कार्ड बना हुआ है। सर, नगर परिषद में जो दुकान चला रहे हैं उसका अल्टीमेटम दिया गया है कि उन्हें खाली करना है, इसके बारे में? अतिक्रमण वाला जो क्षेत्र है, जो सरकारी ज़मीन पर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं और वर्षों से अपना ये लगा करके बैठे हुए हैं, तो अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, इसलिए कि ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हो जा रही है, जाम की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे लोगों को हमने 2 नोटिस कर दिया है और उनको खाली करवाया जाएगा। सर, कई दुकानदारों का कहना है कि सड़क से किनारे उनका दुकान संचालित है, फिर भी उन्हें हटाया जा रहा है। सड़क के किनारे उनकी दुकानें संचालित है, लेकिन जो कस्टमर आते हैं वो बाइक रोड पर लगाते हैं, वो खड़े होकर के वहाँ खरीद बिक्री करते हैं, तो इससे जाम की स्थिति बनती है, यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए उन जो अतिक्रमित क्षेत्र में दुकान लगाए हों उनको हटाया जाएगा। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां लखनऊ कोर्ट में हुई घटना के दृष्टिगत आज पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को प्रभावी व सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जनपद न्यायालय के बार अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को साथ लेकर न्यायालय परिसर का भ्रमण किया गया। हवालात व कंट्रोल रूम कक्ष का निरीक्षण कर परिसर में लगे CCTV कैमरे, DFMD, HMD व हैंडसेट की उपलब्धता व कार्यशीलता को चेक किया गया। अंत में जिला जज व बार के पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मीटिंग की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी, क्षेत्राधिकारी यातायात मंझनपुर, निरीक्षक प्रज्ञान व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। एक बदमाश की हत्या कर दी गई थी और विजय नाम के, आज उसको सुरक्षा को लेकर आज न्यायालय में चेक किया गया, क्या होगा? देखिए, कल लखनऊ में हुई घटना के दृष्टिगत हम लोगों ने आज कौशाम्बी में बार के जो पदाधिकारी हैं उनको साथ में लेकर के पूरे कोर्ट परिसर का, उनके सभी गेट्स का, हवालात का, जहां हमारा कंट्रोल रूम बना है CCTV का, इनका सबका निरीक्षण किया गया। पहले भी हम लोग समय समय पर इस तरह का निरीक्षण करते रहे हैं, लेकिन आज पुनः जो है गंभीरता से, गहराई से निरीक्षण किया गया और
जो संबंधित हैं उन एडवोकेट्स उनसे भी कहा गया कि हम लोगों को चेकिंग में सहयोग करें। जो हमारे कर्मी हैं, पुलिसकर्मी लगे हुए थे, उनको भी कुछ आवश्यक हिदायतें दी गई। HSMD और DFMD और जो हैंडसेट हैं उनकी उपलब्धता और उनकी क्रियाशीलता के बारे में जांचा परखा गया और अंत में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ बैठ करके एक बैठक करी है और हम जो भी कोर्ट की न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है उसका पूरा पुख्ता इंतजाम करेंगे। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के निजी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसने उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में जोर शोर से जुटे जाने की अपील की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए आम जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से मुहैया कराने के दिशा निर्देश दिए। आइए जानते हैं इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में हम आदरणीय पंकज चौधरी जी के आवास पर प्रबुद्धजनों की एक बैठक किए हैं। उस बैठक के माध्यम से जो पूर्व में जनसंघ काल से लेकर अब तक जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष रहे थे, अन्य पार्टी पदाधिकारी रहे थे, सभी का सम्मान किया गया है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचाई हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की वजह से दुनिया के पैमाने पर भारत माता का सम्मान बढ़ा है। ढेर सारे कार्यों की आज चर्चा हुई है। हम सब महाराजगंज के कार्यकर्ताओं से अपील करने के लिए आए हैं कि सब लोग जुट करके 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए आज से जुट जाएंगे और पिछली बार से भी 2 गुना वोटों से जिता करके आदरणीय पंकज चौधरी जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी, आम गरीब कार्यकर्ताओं की जीत होगी। कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान हालत हैं, कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े होने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी के गुंडई, अराजकता, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वालों को समर्थन देने के लिए और इसके अलावा बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में हमेशा इन लोगों ने डाला है जब जब ये सत्ता में रहे हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश के लोगों ने एकदम नकार दिया है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति की ओर है। इसलिए मैं महाराजगंज सहित उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से अपील करता हूं, 2024 के चुनाव में 80 के 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को अपना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का कार्य करें। लेकिन अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पे ही सवाल आप जानते हैं अखिलेश यादव का जो हाल है, वो गाँव में हमारे कहावत कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी का जब जब कार्यकाल रहा है, 1000 से अधिक दंगे हुए अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। गुंडई, अराजकता, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, अपराधियों को बढ़ावा देना, बहु बेटियों को इज्जत आबरू खतरे में डालना, इनका पुराना सगल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फुल टाइम बीजेपी नहीं मिल पा रहा है, भाजपा को फुल टाइम बीजेपी नहीं मिल पा रहा। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ, पारदर्शिता के साथ चल रही है। सबका सम्मान हो रहा है और हर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। उस प्रकरण की जांच हो रही है। जो भी अपराधी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां गर्भवती शिशु का लिंग परीक्षण करने का बड़ा मामला सामने आया है। ईवीस चौराहे स्थित प्रमुख अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लेडी डॉक्टर को पुलिस ने लिंग परीक्षण करते हुए मौके से पकड़ा। पुलिस ने जब सेंटर पर छापा डाला, उस वक्त डॉक्टर अवैधानिक तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण करते मिले। इस दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीनों लोगों को अरेस्ट कर मामले की जांच की है। रोहतक, सोनीपत और मेरठ की PNDT टीम मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। नोडल ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि मेरठ में प्रमुख अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग परीक्षण किया जा रहा है, जो नियम अनुसार अवैध है। सिटी मजिस्ट्रेट राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि युवा ईवीस चौराहे पर प्रमुख अल्ट्रासाउंड है, उनके यहां भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी मिली थी। जानकारी पर टीम यहां पहुंची तो महिला डॉक्टर और 2 महिला रिसेप्शनिस्ट परीक्षण करते मिले हैं। इनके खिलाफ कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से है, जहां इस समय मौसम के तीखे तेवर से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप कहर बरपाने लगी है। दोपहर के समय तो सूर्य की प्रचंडता इतनी बढ़ जाती है कि घर से निकलना एक चुनौती जैसा लगने लगता है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग सिर पर गमछा, तौलिया और छाता लगाए नजर आ रहे हैं। वहीं गर्मी से राहत पाने के लोग लस्सी जूस का सेवन कर रहे हैं। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए बाजारों में एक बार फिर तरबूज के साथ साथ मौसमी फलों की डिमांड बढ़ने लगी है। बारिश यहाँ नहीं हो रहा है अभी, और कस्टमर मांग रहा है खरबूजा, वो मिल नहीं रहा है अभी। डाब नहीं मिल रहा है। कितना परेशानी हो रही है कस्टमर को? हाँ, बहुत परेशानी है, हम लोग को भी बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र भगत। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।